वो बोले तो बावन का आशीर्वाद, मतलब बड़ी कास्टिस्ट कहानी है। और एक ऐसी वाली है कहानी ये है। हम डालेंगे ब्लॉग पर पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं कहानी। जी हाँ, आम की कहानी। कहानी का नाम आम नहीं है, वो खैर आप वीडियो आगे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रंगम की दुनिया में। और आपको सुनाते हैं कहानी जिसका नाम है बावन का आशीर्वाद। बाभन का आशीर्वाद। वही जितेंद्र को अच्छी लगी थी। फाड़ देती थी ये तो। हाँ, बहुत ज़्यादा मन लगा पढ़ी से वो। बहुत मन लगा के पढ़ी गई है, फाड़ दी गई है किताब, वाह, और पढ़ के फाड़ दी गई। चिपकाना पड़ेगा इसको पैसे की तरह, पैसे की तरह। बावन, बावन, चलो चलो रीडिंग करें। खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो टांग दो दूंगा। धमकी इतनी सख्त और आवाज इतनी कड़क थी कि आम के पेड़ पर चढ़े लड़के की रूह कांप गई। मुझे देखा तो आमों के बाग के मालिक राजा राम त्रिपाठी आस्तीने ऊपर चढ़ाए कंधे पर लाठी रखे हुए उसको घूर रहे थे। राजा राम त्रिपाठी के आमों का बाग पूरे इलाके में अपनी मिठास के लिए मशहूर था। इस मिठास की मशहूरी गाहे बगाहे नई उम्र के लड़कों को उस बाग में अनाधिकृत रूप से घुसने के लिए मजबूर कर देती थी। वैसे तो इन मीठे आमों के चक्कर में इलाके के पकी उम्र के लोग भी रहते थे, मगर चोरी करते पकड़े जाने पर राजा राम त्रिपाठी आदमी की बड़ी फजीलत करते थे। इसलिए सयाने बाग में खुद घुसने की जगह छोटे बच्चों को आगे भेजते थे। उतर नीचे। राजा राम त्रिपाठी पेड़ पर चढ़े लड़के को लाठी दिखाते हुए गरजे। तकरीबन 10-11 साल का घुंघराले बालों वाला गोरा लड़का सहम कर चुपचाप उतरकर एक किनारे खड़ा हो गया। तोड़े गए आम उससे उससे भी पहले जमीन पर आ गए थे। क्या लाइन लिखी है। कपड़े लगते से तो अच्छे घर का लगता है, चोरी करते शर्म नहीं आती। राजा राम त्रिपाठी ने दपट कर पूछा। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लड़का मिमियाया। माफ? अभी जब लाठी से हड्डी तोड़ी जाएगी ना तब माफी भी मिल जाएगी उसी के साथ। क्यों चुरा रहा था? आम। क्यों चुरा रहा था? किससे पूछ के घुसा बाग में? बताते चले ये भी पेड़ से टूटा हुआ आम है, लेकिन चोरी का नहीं है, मेरे घर का है। अच्छा कहानी। किससे पूछ के घुसा? राजा राम त्रिपाठी अपने बाग को अपनी औलाद सा चाहते थे। लड़का चुप खड़ा रहा। अरे बोल, अब मुंह में दही जमा कर खड़ा है? राजा राम त्रिपाठी ने कड़क कर अपना सवाल दोहराया। मैं दरअसल परली तरफ से गुजर रहा था। लड़के ने अटक अटक कर बोलना शुरू किया। इधर पके आमों की महक आ रही थी तो ये तूने सोचा कि आम चुरा लेने में क्या है ना? इस गांव का तो नहीं लगता तू। किसके घर का लड़का है? यहाँ मेरे नाना का घर है। कौन नाना? डॉक्टर आसिफ। उधर गल्ला मंडी वाले रास्ते में उनका क्लिनिक है। राजा राम त्रिपाठी एक क्षण के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। बड़ा भारी शब्द है। लाठी अपने आप ही नीचे हो गई। तू डॉक्टर आसिफ का सगा नाती है? राजा राम त्रिपाठी ने लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा। हाँ। लड़के को समझ नहीं आया कि अपने नाना का नाम बताकर अपने लिए मुसीबत बढ़ा ली या घटा ली। 2 लाठी मार ले वही ठीक है। नाना से शिकायत की तो नाना के साथ साथ माँ के सामने भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लड़का नाना से होने वाली शिकायत और अपनी अम्मी के गुस्से के प्रकोप को सोच सोचकर शर्म से पानी पानी होता जमीन में गड़ा जा रहा था। सुनो मारो, मेरा एक काम कर दोगी? राजा राम त्रिपाठी ने स्कूल की सीढ़ियों से अकेली उतरती मारूफ को पीछे से आवाज देकर रोक लिया। क्या? मारूफ फौरन सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। मेरी साइंस वाली फाइल बना दोगी? दरअसल फाइल तो सिर्फ बहाना था। असल बात ये थी कि 10वीं के इम्तहान शुरू होने वाले थे। मारूफ से बात करने के लिए राजा राम त्रिपाठी के पास ये आखिरी मौका था, क्योंकि लड़कियों का तो एग्ज़ाम सेंटर उसी कॉलेज में ही होम सेंटर रहता था।
मगर लड़कों का एग्ज़ाम सेंटर किसी दूर के इंटर कॉलेज में पड़ता था। इसके आगे की पढ़ाई के लिए राजाराम का इलाहाबाद जाना पहले से तय था। हम क्यों बनाए? मारूफ ने तड़ से पूछा। ताकि हम फेल ना हो। राजाराम त्रिपाठी को कोई और जवाब नहीं सूझा। उससे हमें क्या मिलेगा? मारूफ कम न थी, बावन का आशीर्वाद मिलेगा। बोल रहे थे राजाराम त्रिपाठी। जिससे प्रेम करते हैं उसे बुजुर्गों की तरह आशीर्वाद देने की गुस्ताखी भला कौन करता है? आशीर्वाद नहीं चाहिए, अपने बाबूजी के बाग के आम लाने पड़ेंगे। अरे अभी आम कहाँ पके हैं? अभी तो बस अमियाँ लगनी शुरू हुई है। अरे जो भी है, बोलो मंजूर? मारूफ ने सवाल किया। ठीक है। राजाराम त्रिपाठी को तो उसे बस 2 घड़ी सुकून से मिलकर उसे देखने के ख्याल से ही बाकी दुनिया का हाल भूल गया था। 1-2 नहीं, पूरे 5 किलो लाना पड़ेगा। सोच लो। मारूफ हंसी। राजाराम त्रिपाठी बाग हो गए। 5 किलो? इतना आम लेकर हम घर से कैसे आएंगे? आ भी गए तो यहाँ कॉलेज में सब गेट पर ही लूट लेंगे। सुन रही हो? अच्छा। हम क्या ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे बोले जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं मैम, हम सुन रहे हैं। अच्छा। राजाराम त्रिपाठी ने शंका प्रकट की। और अगर हम कॉलेज में तुम्हारी फाइल बना देंगे तो रूबीना वगैरह भी हमसे उसकी फाइल बनाने के लिए नहीं कहेंगी? मारूफ ने अपनी यूकेलिप्टस सी पतली कमर पर दोनों हाथ रखकर सवाल डाला। फिर पूरे बुद्धू हो क्या? कॉलेज में लाने के लिए किसने कहा? तुम हमें चुपके से देना। मारूफ ने हसरत से राजाराम त्रिपाठी को देखते हुए कहा। जहां कोई हमें देखने वाला ना हो। क्या करोगी इतनी अमिया का? प्रेम में फिसला इंसान कुछ बौड़म सा हो ही जाता है। मगर राजाराम त्रिपाठी इलाके के बौड़मों के सरदार से ताज छीन लेने को उतारू थे उस दिन। अचार की दुकान खोलेंगे, तुमसे मतलब? मारूफ कुछ चिढ़कर बोली। मारूफ तो चली गई, मगर अपने ही बाप के बाग से 5 किलो अमियाँ चुराना राजाराम त्रिपाठी के लिए हंसी खेल नहीं था। बात तय हुई कि अमियों और फाइल अदला बदली 3 दिन बाद शाम को नदी की तरफ जाने वाली पगडंडी पर होगी। तय वक्त पर राजाराम अपने ही बाग से चुराई हुई अंदाजे से 5 किलो अमियाँ बटोरकर पगडंडी पर खड़े थे। ईश्वर ही जानता है कि 3 दिनों तक ये गठरी छुपा कर रखने में राजाराम त्रिपाठी को कितनी दिक्कत हुई थी। कुछ ही देर में राजाराम त्रिपाठी को इधर उधर देखती हुई मारूफ आती हुई दिखाई दी। आज उसका रूप कुछ अलग सा था। फिरोजी रंग का कुर्ता, सफ़ेद सलवार दुपट्टा, बेपरवाही से झूलते हुए चेहरे पर बार बार आ जाने वाले सुनहरे बाल और कानों में लाल नक्श से जड़ी चांदी की बालियां। राजाराम त्रिपाठी का सारा ईमान ध्यान मारूफ की 100 बल खाती चाल देखकर जाता रहा। कैसी हो? पास आ गई मारूफ की आंखों में लगी पतली सी काजल की लकीर को देखते हुए राजाराम त्रिपाठी ने पूछा। तुम बताओ? मारूफ ने राजाराम त्रिपाठी के होठों की कोर पर उगते मोटे रों को देखकर पलटकर पूछा। मैं भी अच्छा हूँ, राजाराम त्रिपाठी ने झोंक में जवाब दिया और भूल गए कि मारूफ का सवाल उनकी बाबत नहीं बल्कि उनके नाम से तैयार हुई मारूफ के लिए ही था। कैसे पता होता? रेसी से बातों की अगर कहीं कोई विवरणिका अच्छा विवरणिका कोई सारणी छपी थी तो वो राजाराम त्रिपाठी के हाथ अब तक नहीं लगी थी। वैसे भी प्रेम मैनुअल देखकर कहाँ किया जाता है? सही बात है। प्रेम इतना नैसर्गिक, इतना स्वाभाविक और सहज होता है जैसे फागुन के बाद आम के पेड़ों पर बौरों का लगना। ये लो। मारूफ ने रोल की शक्ल में दुपट्टे में छुपाए हुए पन्ने निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये तो सिर्फ पन्ने हैं, राजाराम ने शिकवा किया। फाइल खुद खरीद कर लगा लेना इसमें। हम इतनी बड़ी फाइल कैसे छुपा के लाते? अच्छा कोई बात नहीं। और ये रही तुम्हारी अमियाँ। राजाराम त्रिपाठी ने अनाड़ीपन से चिढ़ी मारूफ अमियाँ देखकर भी खुश नहीं हुई, लेकिन राजाराम त्रिपाठी का मन रखने के लिए बस 2 अमियाँ उठाकर उसने उनमें से एक खाना शुरू कर दिया। मीठी है, मारूफ ने होठों को गोल करके कहा। पता है कितनी मेहनत से तोड़ कर लाया हूँ, कहीं बाबूजी देख लेते तो हड्डी पसली एक कर देते। राजाराम त्रिपाठी अपनी ही झूठ में बोले जा रहे थे। सारी फाइल पूरी है ना?
मारूफ ने आहत भाव से राजा राम की ओर देखा। जिस व्यक्ति को प्रेम पाने की आकांक्षा हो उसे सबसे पहले प्रेम से बात करने का सलीका सीखना चाहिए। राजा राम त्रिपाठी इस सहज शाश्वत ज्ञान से रिक्त थे। हमें फौरन घर जाना है, इसलिए इसको अभी अपने पास रखो, बाद में देना। बची हुई वो एक अमिया भी वापस गठरी में रखकर मारूफ वापस जाने को पलट गई। फिर हमसे इतनी मेहनत क्यों कराई? झल्लाकर चिल्लाकर राजा राम त्रिपाठी ने जाती हुई मारूफ से पूछा, लेकिन वो बिना मुड़े चली गई। मारूफ समझ गई थी कि इस डगर पर हम सफ़र साथ नहीं, पीछे ही चलेगा। राजा राम त्रिपाठी ने सारी बची हुई अमिया पगडंडी के किनारे फेंक दी। किस मुंह से घर वापस लेकर जाते और क्या जवाब देते, लेकिन उस दिन के बाद राजा राम त्रिपाठी मारूफ का चेहरा कभी नहीं देख पाए। किसी ने मारूफ के घर पर खबर कर दी थी कि डॉक्टर की लड़की किसी लड़के से शाम के धुंधलके में छुप कर मिलती है। सुना है पिटी भी थी। अगर लड़के का नाम बता देती और लड़के के घर पर शिकायत हो जाती तो शायद राजा राम त्रिपाठी के बाप भी राजा राम की हड्डियां तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 2 मिनट की मुलाकात अफसाना बन गई। मारूफ के घर वाले आते जाते बाजार में दिखते थे, लेकिन राजा राम की कभी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने जाकर ये कहने की कि वो लड़का मैं ही था जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी ही बेटी को परायों की तरह पीटा था। मैं जाऊं? अब ये कहानी पास्ट से प्रेजेंट में आ गई है। मैं जाऊं? लड़के के सवाल ने राजा राम त्रिपाठी को स्मृति की गलियों से निकालकर वर्तमान में खड़ा कर दिया। तुम्हारे अब्बू का नाम सलमान है? राजा राम त्रिपाठी ने लड़के को हाथ के इशारे से करीब बुलाया। जी। राजा राम त्रिपाठी ने लड़के की शक्ल में मारूफ का चेहरा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मारूफ का वो चेहरा तो शायद उन्हें खुद भी याद नहीं था। यह लड़का पूरी तरह अपने बाप की शक्ल पर गया था। राजा राम ने अपने हाथ से अपने पिता के बाग के, जो अब उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका हो गया था, सबसे उम्दा, सबसे अच्छे पके आम तोड़े, एक झोले में ऊपर तक भरा और लड़के को थमा दिए। ये घर ले जा बेटा, अगली बार जब भी आम खाने हो तो सामने से आना, बाढ़ कूद कर नहीं। शुक्रिया। लेकिन घर में जब अम्मी पूछेंगी कि इतने आम कहाँ से मिले तो क्या कहूँगा? लड़के ने दोनों हाथों से झोले को पीठ पर लादते हुए पूछा। आमों के वजन से लड़के की पीठ झुका दी थी, लेकिन इस बात ने लड़के के उम्दा आम पा जाने के उत्साह पर कोई प्रभाव नहीं डाला था। मारूफ से कहना। राजा राम ने लड़के के माथे पर गिर आई लट को स्नेह से व्यवस्थित किया। एक बाभन का आशीर्वाद है, एक बाभन का आशीर्वाद मिला है। खत्म। तो हम भी मैम जो है ठीक। ये आम मांग लेते हैं। आम मांग भी लेते हैं। देखो कितने आम जो आए हैं। कहानी आप पढ़ रही थी ना, है। सारे आप आम भी हैं। तो चुरा के लाई है अपने बगीचे से। वह चुरा के नहीं लाए। हाँ। ये जो आम है ना, ये आम की कहानी कितनी सही बैठी है। हालांकि चोरी का आम नहीं है ये जो है, मतलब मैं घर से निकल रही थी और अपनी मम्मी के घर से, और ये आम गिरा। कुछ तो पहले से टूटे हुए थे और कुछ एक जो है गिरा और मैंने रख दिया। अब हम सबको ललचा के खाएंगे। वो बोले तो बावन का आशीर्वाद, मतलब बड़ी कास्टिस्ट कहानी है। ऐसी वाली है कहानी। ये हम डालेंगे ब्लॉग पर पूरी कहानी। साइड पे। निशु कैसी लगी? अच्छी, अच्छी। बढ़िया। अब आशीर्वाद सिर्फ बाभन का ही तो हो सकता है, और कौन देगा? कोई ठाकुर देगा, कोई कोई बात हुई कि कन्याएं भी तो हम लोग दे का सकती हैं। कॉपीराइट है बावनों का। देवी भी तो देती हैं। ये कोई कॉपीराइट नहीं है। आशीर्वाद तो बड़ों का होता है।